हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टैट्यूटरी अपडेट्स फॉर जनवरी 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है। तो इसमें करीब करीब 7 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स रिलीज किए इंस्टीट्यूट ने फॉर जनवरी 2026 अटेम्प्ट। ठीक है, इन 7 चैप्टर में से 3 चैप्टर जो है वो न्यू है और 4 चैप्टर्स जो है ना बेसिकली वो एज इट इज हैं जो सितंबर 2025 के लिए थे, कोई चीज नहीं उसके अंदर। ठीक है, सो वो वीडियो ऑलरेडी हमने डाला हुआ था, तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहां से देख लेना। ये जो नए 3 चैप्टर डिस्कस हुए हैं इनको अभी हम फटाफट से देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है दैट इज कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में आप लोगों को याद है सेक्शन 54 EC में हमें कैपिटल गेन से एग्जम्पशन मिलती थी, है ना। कब? जब हम जो कैपिटल गेन अराइज हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जब हम उसको इन्वेस्ट करते थे इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना, या फिर हम कहते हैं लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स में, उसमें, है ना, अगर हम इन्वेस्ट करते थे विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो ऐसे सिचुएशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हमें एग्जम्पशन मिल जाती थी। तो वो जो लिस्ट थी ना जिसको हम लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट कहते थे, वो कौन कौन से थे अगर आप लोगों को याद हो तो बेसिकली जो भी बॉन्ड्स रिडीमेबल होते थे आफ्टर 5 इयर्स और इश्यू होते थे ऑन और आफ्टर 1/4/2018 बाय NHAI, बाय RECL, बाय PFC, बाय IRFC। ठीक है, ये हुआ करते थे 4-5, है ना। अब इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया नाम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो नोटिफाइड बॉन्ड्स जो इशू ऑन और आफ्टर 1/4/2005 होंगे बाय दी हुड। ठीक है, सो हुडको जो है, अगर हुडको कोई नोटिफाइड बॉन्ड इशू करती है 1/4/2025 के बाद, तो अब से इसे इंक्लूड किया जाएगा इस लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो सेक्शन 54 EC की एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगी। ये तो है कैपिटल गेन का पहला। ठीक है, ये जो है ये एज इट इज है पहले वाला। ठीक है, 13 चैप्टर ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उधर से आप लिंक से देख लेना। फिर आता है आपका असेसमेंट प्रोसीजर। तो असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर भी बहुत छोटा सा इन्होंने एक चेंज दिया है, सिर्फ एक बार के लिए समझ लेंगे। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है दैट सेज कि जो भी लोग, जिन लोगों को पैन जो है, पैन का अलॉटमेंट हुआ है 1/10/2024 के बाद, ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट हुआ है, अगर आपको इसके बाद अलॉटमेंट नहीं हुआ, आप उन लोगों में से हो, तो ये नोटिफिकेशन आपकी बात नहीं करता। अगर आप कहते हो कि हाँ इससे पहले हुआ है, और इससे पहले जब आपने पैन के लिए एप्लीकेशन दिया था ना, तो आपने यहाँ पे आधार का एनरोलमेंट आईडी यूज किया था, आधार का एनरोलमेंट आईडी यूज किया था, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि आपने आईडी दे रखा है ना, एनरोलमेंट आईडी दे रखा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आओ और अब अपना आधार नंबर दे दो, आधार अपडेट कर दो। ठीक है, और ये आधार आपको कब तक अपडेट कर देना है? ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025, इस तक आपको इसे अपडेट कर देना है। ये सब लोगों को क्लियर है? इसमें ऐसा कुछ ऐसा बड़ा वो नहीं है ना। बेसिकली क्या होता था कि 139AA मैंडेट करता था कि हर आदमी जो भी एलिजिबल है आधार नंबर के लिए, अगर वो अपना पैन अप्लाई कर रहा है या रिटर्न ऑफ इनकम के लिए कर रहा है, तो उसको आधार हर हालत में जो है मेंशन करना होगा। अब किसी के पास आधार नहीं है तो फिर वो आधार के लिए अप्लाई करता था, अभी आने में तो टाइम लगेगा, तो वो आईडी को मेंशन कर देता था। तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों की यहाँ पे बात हुई। क्लियर है सब लोगों को? अब थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो 19th है चैप्टर, ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस्ड है, तो यहाँ पे इसकी हम बात नहीं करेंगे, उसमें मिल जाएगा आपको वीडियो में। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन फॉर अस इज, देखने में ये लंबा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा है, वीडियो में देखोगे आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, टैक्स ऑडिट्स एंड एथिकल कंप्लायंसेस। सो बेसिकली जो टैक्स ऑडिट का फॉर्म होता है 3CD, है ना, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो फॉर्म है ना उसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई हैं, उन अमेंडमेंट्स को बेसिकली यहाँ डिस्कस किया गया कि आपको पता होना चाहिए। तो ये मोर और लेस थ्योरेटिकल पार्ट का काम है, आप लोगों को ये सारी की सारी डेट्स और फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए कि एक CA ऑडिटर को क्या क्या काम करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉज 22 की। तो ये बेसिकली बात करता है MSMEs को लेके। अगर ऐसे की पॉइंट से याद रखोगे तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहता है, मैं थोड़ी सी जगह बना लूं ताकि मैं इसे समझा पाऊं आप लोगों को, लिख के यहाँ बना लेती हूँ, है ना। ये तो आप लोग इसे रीड कर लेना अपने नोट से, जो भी इंस्टीट्यूट की ये इन्होंने रिलीज की है, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। ये कहता है ऑडिटर को, कि ऑडिटर को है ना रिपोर्ट करना होगा बेसिकली,
तीन चीजें, थ्री थिंग्स अबाउट पेमेंट्स। ये मैं की पॉइंट दे रही हूँ आपको कि तीन चीजें उसे मेंशन करनी होगी रिपोर्ट में, पेमेंट से रिलेट करता है, और पेमेंट से भी किसको रिलेट करती है, एमएसएमई को। तो वो तीन चीजें क्या है, ये पहला है क्लॉज 22(1), 22(2) एंड 22(3). तो पहला ये कह रहा है जो भी इनएडमिसिबल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो इनएडमिसिबल है, इसे रिपोर्ट करो। सीए को इसे रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट इनएडमिसिबल का मतलब क्या हुआ, मतलब सेक्शन 23 है एमएसएमई डी एक्ट का, ठीक है। ये कहता है अगर कोई भी पेमेंट डिले होती है, जो पेमेंट आपको एमएसएमई को करनी है ना, वो पेमेंट को अगर आप डिले करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट। और ये जो इंटरेस्ट आपने ये डिले पेमेंट की वजह से किया ना, इसका आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का जो इंटरेस्ट है, ये कितना सारा है, कितना इंटरेस्ट ये इस बिहाफ पे कर चुका है क्योंकि इसने पेमेंट्स डिले की। तो इन इंटरेस्ट को इस ऑडिटर को 22(1) में यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। दूसरे सिचुएशन में ऑडिटर को यहाँ बताना होगा कि एमएसएमईज को कितने बिल रेज किया गया, वर्ड इज रेज किया गया, ठीक है। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, पे हुआ नहीं हुआ, पेंडिंग है, पीएनएल में इसको एक्सपेंस लिया कि नहीं लिया, क्लेम हुआ नहीं हुआ, अमाउंट ड्यू है नहीं है, हम किसी फैक्टर पे नहीं जाएंगे। सिर्फ एमएसएमईज को कितना बिल रेज किया गया, ये भी उसे रिपोर्ट करना होगा ऑडिटर को। और ये जो तीसरी कहानी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। ये दो हिस्सों में है, 22(3)A और 22(3)B। ये कहता है जो भी पेमेंट हुई है विद इन एमएसएमई टाइम लिमिट, तो उसको आप 22(3)A में बताओ। जो पेमेंट्स विद इन टाइम लिमिट हुई, कौन सी, एमएसएमई की टाइम लिमिट, ठीक है। और 22(3)B कहता है जो लेट पे हुए, ये बताओ, ठीक है। कौन से जो एमएसएमई का टाइम लिमिट है ना, जो उससे लेट पे हुए हैं। तो 22(3) बेसिकली बात करेगा पेमेंट्स को लेकर के, जो विद इन टाइम पे हुए हैं वो पेमेंट्स बताओ। पहला क्या बता रहा था, इंटरेस्ट का, कौन कितना इंटरेस्ट इनएडमिसिबल हुआ। दूसरा किसकी बात कर रहा था, कितना बिल रेस हुआ। फिर वो कह रहा है तीसरे सिचुएशन में बिल कितना पे हुआ, जो विद इन टाइम है और जो लेट है ना। अब ये कहां से पता चलेगा विद इन टाइम है या लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट है ये हमें बताएगा एमएसएमईडी एक्ट, ठीक है। इसमें है सेक्शन 15 जो कहता है कि अगर तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है रिटर्न में, या फिर नो एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट हुआ है रिटर्न में तो 45 दिन, ठीक है, और नहीं तो 15 दिन, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर आपने कोई भी पेमेंट विद इन टाइम की है, मतलब जो भी टाइम आपके ऊपर एप्लीकेबल था, यहाँ 15 या 45, ठीक है, तो आपने उसके बीच में पेमेंट अगर की है तो फिर आप उसे 22(3)A में मेंशन करोगे, नहीं तो 22(3)B में बताओगे, ठीक है। और 22B, ये जो 22(3)B है, इसमें बताते वक्त आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, वो क्या, समझो यहाँ पे तीन मस्ट कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हुई तो ये इनएडमिसिबल होगा अंडर सेक्शन 43BH। बस यही एक चीज है जो आप लोगों को याद करनी। कौन सी, एक तो आपने इस एक्सपेंस को ना पीएनएल में ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, ठीक है। दूसरा, अमाउंट स्टिल पेंडिंग है 31 मार्च तक। और तीसरा, आपने इसे लेट पे किया है एज पर एमएसएमई ड्यू डेट, ठीक है। मींस तो फिर ये 43BH में ना डिसअलाउड कहलाएगा, इनएडमिसिबल कहलाएगा, ठीक है। सो आपको इन दोनों चीजों की रिपोर्टिंग करनी है। पे लेट किया है एक तो ये, लेकिन पे लेट भी किया है और ये इनएडमिसिबल है अंडर 43BH, तो ये भी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, ये ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा। ये चेंजेस यहाँ पे आपके टैक्स वाले उसमें आए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज अबाउट 26
ठीक है, दैट वाज अबाउट 22। 26 यहाँ बात करता है इन रिलेशन टू 43B। अब 43B किसकी बात करता था? ये बात करता था उन एक्सपेंसेस की जो एक्चुअल पेमेंट बेस पे ही आपको डिडक्शन मिलती थी, है ना, जैसे कि जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम्स हो गया, और एमएसएमई का अगर आपने पे किया है अंडर सेक्शन 43BH, है ना, ये नई कहानी थी जो हमने पढ़ी। तो बेसिकली ये जो क्लॉज है ये बात करता है कि यहाँ पे आपको बताना होगा, फिर सेम कहानी क्या, कि ये जो एक्सपेंस है क्या ये 43B में आता है, क्या इस लिस्ट से है? इफ आंसर इज यस, इफ आंसर इज नो तो फिर यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन। इफ आंसर इज यस तो आपको बताना है क्या ये ओपनिंग जो थी लाइबिलिटी थी, या ये ड्यूरिंग द ईयर की लाइबिलिटी थी, मतलब आप इसी साल में इस कनेक्शन में आए हो पेमेंट के, ठीक है। अगर ये ओपनिंग है तो क्या इसे करंट ईयर में पे किया गया है, करंट ईयर में पे किया है, या अभी भी पेंडिंग है? करंट ईयर में भी पेंडिंग है। अगर करंट ईयर में पे कर दिया है तो आपने इसे रिपोर्ट करना है 26AA में। कहाँ रिपोर्ट करना है? 26AA में। और अभी भी पेंडिंग है तो आपको इसे रिपोर्ट करना है 26AB में। क्लियर है एवरीबडी? यस। अब अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर ही इसे अभी एक्रू किया है इस लाइबिलिटी को, तो उस लाइबिलिटी के अंदर हमें दो सिचुएशंस देखनी है। क्या MSME 43BH की चीजें हैं, ये उस आइटम से बिलोंग करता है, ठीक है। और दूसरा देखना है अगर नहीं, अगर नहीं तो जो 43B कहता है ना नॉर्मल प्रोविजंस में, हम वो चलेंगे, हमें कुछ नहीं देखना। लेकिन अगर ये MSME 43BH में फॉल करता है तो इसे कभी भी हमें 26B में रिपोर्ट नहीं करना, कभी भी हमें इसे 26B में रिपोर्ट नहीं करना, ठीक है। पहले क्लॉज 22 में हम वही पढ़ के आए हैं सारा का सारा, ठीक है। और देन नेक्स्ट ईयर जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर में ये कहाँ रिपोर्ट होंगी? यहाँ। अगर करंट ड्यूरिंग द ईयर वाला ही है तो उस ईयर में तो क्या अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे करंट ईयर होगा तो करंट ईयर वाले में 22 क्लॉज को देखेंगे, और नेक्स्ट ईयर में जब जाएंगे तो हम 26। क्लियर है सबको? ठीक है। अब हमें देखना है पे हुआ है बिफोर और आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। अगर पे हुआ है ऑन और बिफोर ड्यू डेट तो हम इसे रिपोर्ट करेंगे कहाँ पे? अगर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने की अगर उससे पहले पे हुआ है या उस दिन पे हुआ है तो हम इसे रिपोर्ट करेंगे 26BA में, और नहीं तो हम उसे किस में करेंगे? 26BB में, ठीक है। सो ये अलाउ हो जाएगा दिस ईयर और ये डिसअलाउ। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, ये आप लोगों को बस ये 26 से याद रखना है, इस पूरे को आप पढ़ लेना, ये यहाँ जो कहानी लिखी हुई है, ठीक है, और आप लोग इस समरी पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉज 31 की। 31 बेसिकली यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? लोन्स की, डिपॉजिट्स की, ठीक है। मैं आप लोगों का समय सेव करने के लिए बेसिकली समरी ही बता रही हूँ, स्पेसिफाइड सम्स की या फिर रीपेमेंट्स की। कौन सी रीपेमेंट? अंडर सेक्शन 269 SS और अंडर सेक्शन 269 T, ठीक है। सो ऑडिटर, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग ही कर रही है सारी, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा अगर अमाउंट जो है वो 20,000 की लिमिट से ऊपर है, ठीक है। अगर 20,000 की लिमिट से अमाउंट ऊपर है तो यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। अब सिचुएशंस देख लो, कौन कौन सी सिचुएशंस और क्या क्या इसे रिपोर्टिंग करनी होगी। इतनी लंबी जो कहानी देख रहे हो इस कहानी को पढ़ लेना, मैं यहाँ पे ही छोटा सा मानती हूँ, ठीक है। इसे ये चीजें ट्रैक करनी होगी और इनकी रिपोर्टिंग करनी होगी। 31 क्लॉज में क्या, यहाँ पे 31A, 31B एंड 31C। तो 31A में ये बेसिकली रिपोर्ट करेगा लोन या डिपॉजिट जो भी 20,000 से ऊपर के, ठीक है। 31B में ये करेगा स्पेसिफाइड सम को, ठीक है, स्पेसिफाइड सम जो इसे रिसीव किए हैं और जो क्या है 20K से ऊपर के हैं फ्रॉम प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। उसके बाद 31C, इसमें ये देखेगा लोन, डिपॉजिट्स, रीपेड,
ठीक है, अबाउट 20K। हर ट्रांजेक्शन को सेपरेटली रिपोर्ट करेगा। इसको यहाँ पे क्यूमुलेटिव नहीं करना कि 20,000 की टोटल कितनी ट्रांजेक्शन है तो वो टोटल अमाउंट मेंशन कर दे, नहीं। 20,000 से ऊपर की जितनी ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको इंडिविजुअली उसे यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, और हर ट्रांजेक्शन के लिए उसे 5 चीजें देखनी है, 5 चीजों को जिसको उसे रिपोर्ट करके बताना होगा। ठीक है, वो क्या है? नेम एंड एड्रेस, पैन और आधार, जो पर्सन दे रहा है और जो पर्सन ले रहा है। ठीक है, अमाउंट प्लस कोड। अमाउंट क्या? एग्जैक्ट अमाउंट जितना यहाँ दिया या लिया जा रहा है। ठीक है, और कोड किस नेचर का वो अमाउंट है, किस कैटेगरी से वो बिलोंग करता है। आप देखोगे ना यहाँ 31 में जो भी चेंजेस है हर जगह ये लोन और इसका कोड की बात कर रहा है। जो चेंजेस आए ना, जो अमेंडमेंट आई है, लोन और कोड की बात कर रहा है। तो कह रहा है हर जगह जो भी है वो लोन और कोड। ठीक है, तो ये हर जगह लोन और कोड पे जो है ये फोर्स दे रहा है। तीसरा, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है ये। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, रिसीव का भी और पेमेंट का भी मोड क्या है, कैश में चल रहा है या चेक में चल रहा है या किस किस मोड से पे हो रहा है, और अगर चेक है तो क्या वो अकाउंट पे ही है या नहीं। क्लियर है? तो इन सारी की सारी डिटेल्स को इसे यहाँ पे मेंशन करना होगा। राइट, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग इसे लिख करके साथ साथ रीड करोगे, आप लोगों का हो जाएगा। 36B, द लास्ट वन, क्या असेसी रिसीव कर रहा है कोई मनी फ्रॉम बायबैक। ठीक है, तो 36B डील्स विद मनी रिसीव्ड फ्रॉम बायबैक। ये तो तभी आएगा ना पिक्चर में अगर कोई बायबैक की कहानी होगी। अगर बायबैक कहानी नहीं है तो फिर 36B अट्रैक्ट नहीं होगा। ये क्या कहता है? बायबैक से रिसीव हुआ, आपने कहा नहीं, तो फिर कुछ नहीं करना भाई, हमें कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी। बट अगर बायबैक से हुआ है तो फिर हमको देखना है क्या ये बायबैक 1/10/2024 से पहले पूरा हो गया था या इस डेट को पूरा हो गया था। 1/10/2024 से पहले पूरा हो गया था। अगर आप कहते हो यस, अगर आप कहते हो नो, तो अगर आपने कहा नो तो फिर हमको कोई टेंशन नहीं है, उससे पहले पूरा नहीं हुआ तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, तो फिर इसको दो डिटेल्स यहाँ रिपोर्ट करनी होगी। एक तो अमाउंट कितना रिसीव किया, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। और इन दोनों ही फिगर्स को सिर्फ उसके कह देने से नहीं होगा, आपको क्रॉस चेक कहाँ से करना होगा? AIS और TIS स्टेटमेंट से, जो कहाँ पे अवेलेबल होती है? इनकम टैक्स की साइट पे। आप जब ई फाइलिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे जैसे 26AS अवेलेबल होता है, ऐसे AIS TIS ये सारा आपका इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा रखता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल विद योर स्टैट्यूटरी अपडेट्स। आई होप कि मैंने बहुत थोड़े में आप लोगों को कराने की कोशिश की है और इससे आप लोग इसे फटाफट से करके निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।